कार्निवल रो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम एग्रेस का बहुत बड़ा शिप देखते हैं। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि जो पैक्ट के लोग हैं उन लोगों ने एग्रेस के शिप पे थोड़ा बहुत अटैक करना शुरू कर दिया था और उन्हें यहाँ से लोकेशन दी थी कि वो इनका पीछा करे। अब यहाँ पे एग्रेस जो था वो इस चीज को लेके बहुत श्योर था कि पैक्ट के जो लोग हैं वो बहुत समझदार लोग हैं, खुद की एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं और एग्रेस से जरूर पंगा नहीं लेंगे क्योंकि एग्रेस एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, किसी भी इंसान को खड़े खड़े खरीद सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इमोजिन को शांत कराता है। इमोजिन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत तो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तो भी डरी हुई थी कि इन लोगों को पैक्ट के पास में नहीं जाना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए, किसी नई दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि उसने पैक्ट के बारे में हमेशा गलत ही सुना था। लेकिन अब जब एग्रेस कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें कोई हाथ तक भी नहीं लगा पाएगा, जिसके बाद में ये लोग एक छोटी बोट से इस टापू के अंदर जाने लगते हैं जो कि एक पैक्ट का शहर था, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्बाद हो रखा था। इन लोगों को लगा था कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये एक बिल्कुल नर्क जैसी दिखाई दे रही थी। अब देखते ही देखते एग्रेस उसके लोगों को, उसके शिप को, उसके पैसे को, हर एक चीज को जब्त कर लिया जाता है। एग्रेस यहाँ पे बहुत बोलने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ जो पानी के कानून है उसके खिलाफ है, लेकिन कोई भी एग्रेस की बात नहीं सुनता, बल्कि उसे एक दोषी बना दिया जाता है क्योंकि आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और एग्रेस के पास में कितने ही कम लोग हैं। एग्रेस कहता है कि मेरी मदद आने दो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। इमोजिन भी यहाँ पे बस खड़ी खड़ी सुन ही रही थी, लेकिन इतनी ही देर के अंदर पीछे से ऑर्डर्स आ जाते हैं और इमोजिन के लिए कहा जाता है कि इस लेडी को यहाँ से ले जाओ। एग्रेस ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। ये दोनों बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कोई भी इन दोनों को साथ नहीं रहने देता और इमोजिन को अलग कर दिया जाता है। एग्रेस की आंखों के सामने इतना वो पावरफुल आदमी होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाया और इमोजिन को यहाँ से ले जाया जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। विनियट उसे बहुत मना करती है कि तुम उस जगह पे मत जाओ, वहाँ पे तुम बस मारे जाओगे, वो लोग तुम्हें कुचल के फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पे फाइलों को पता था कि अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा वैसे भी इस कार्निवल रो की किस्मत नहीं बदलने वाली, लोग मरते जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो विनियट की वो बात नहीं मानता और विनियट इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि एक बार तो तुम पहले भी चले गए थे और वापस नहीं आए थे, तुमने मुझे धोखा दिया था, अगर इस बार वापस आए तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, तो तुम यहाँ से चले ही जाओ। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है। हालांकि विनियट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फाइलो यहाँ से चला जाए, लेकिन फिर भी फाइलो अपने डिसीजन के ऊपर खड़ा रह के वहां से चला जाता है क्योंकि उसे वो काम पूरा करना ही था। जिसके बाद भी सीनियर इमोजिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसे पैक्ट के अंदर के गांव के अंदर लेके आया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल गांव दिख रहा था। अब यहाँ पे इंसान, पग, स्क्रिच, जितने भी ये जो अलग तरीके के हाफ ब्लड की स्पीशीज थी वो सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। छोटा सा गांव था, बच्चे भी थे, जो फेरीज हैं वो पग्स के साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल खुशी खुशी एकदम जैसे रहना चाहिए वैसे रह रहे हैं। तो इमोजिन को विश्वास ही नहीं होता कि बाहर जो चीज इतनी भयानक दिख रही है अंदर वो चीज इतनी खुशहाल कैसे है। जिसके बाद में इमोजिन को एक घर में भेज दिया जाता है। वो एक तरीके का किचन था जिसके अंदर एक लेडी थी जिसका एक सींग टूटा हुआ था और वो इमोजिन से बातें वगैरह करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे गाजर पास करोगी, क्या तुम मुझे आलू पास करोगी। लेकिन इमोजिन एक ही बात पे अड़िग थी कि उसे यहाँ के मालिक से बात करनी है, वो जरूर इंसान होगा, वो जरूर उसकी बात सुनेगा और उसे एग्रेस के पास में वापस जाना है। ये लड़की कहती है कि मैंने देखा है कि तुम किसी पग के साथ में आई थी। जिसके बाद में इमोजिन यहाँ पे सब कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे वो पग जो की है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एक एक्सेप्शनल केस है, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और वो अब तक का सबसे अच्छा इंसान है, या फिर हाफ ब्लड है या पग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में कुछ भी सोचे। तब यहाँ पे ये जो लेडी थी जिसका एक ही सींग था, इस लेडी का नाम लियोनोरा था, जो कि इमोजिन को बस कहती है कि तुम शांति से यहाँ पे रहो, शांति से यहाँ पे चीजें देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इमोजिन कहती है कि ये किस तरीके की जगह है, यहाँ पे हम लोगों को क्यों पकड़ा गया है, जगह से निकलना है, मुझे यहाँ के मालिक से बात करवा दो और प्लीज मुझे एग्रेस के पास भेज दो, मुझे कुछ भी करके एग्रेस के पास भेज दो। लियोनोरा सारी बातें सुन चुकी थी कि आखिर इमोजिन कहाँ से आई है और एग्रेस के साथ में उसका क्या रिलेशन है। जिसके बाद में सीनियर एग्रेस के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। उसे बिल्कुल बंदियों के जैसे बिठा रखा था, उसके जितने भी लोग थे उन सब से उसका नाता तोड़ दिया जाता है, एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवा के कि अब तुम इनके मालिक नहीं हो। वो सारे लोग बेचारे कह ही रहे थे कि मतलब मन से सोच रहे थे कि एग्रेस अब अकेला पड़ता जा रहा है और अब एग्रेस कहता है कि एक बार मेरी मदद आने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है। जिसके बाद में यहाँ का जो कैप्टन है वो देखता है और कहता है कि हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम एग्रेस है। तब एग्रेस कहता है कि वो आदमी मैं ही हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस आदमी से पंगा ले रहे हो। तो ये कैप्टन कहता है कि तुम्हें पता भी कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा चार्जशीट फाइल है, तुमने अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी करी है। अब गाइस हमने सीजन 1 के अंदर भी देखा था कि एग्रेस आखिर पग होके इतना अमीर आदमी कैसे बना। असल में वो एक तरीके का खोजी आदमी था जो खुद ही के लोगों के बारे में बताता था, तो एक तरीके का क्रिमिनल ही था। वो क्रिमिनल से वो इतना बड़ा आदमी बना। इस चक्कर में अब उसके मरवाने के कह सकते हैं उसे ऑर्डर दे दिए जाते हैं। यहाँ पे एग्रेस के साथ में उसके जितने भी शिप पे काम करने वाले थे उन सब लोगों को एक जगह पे ले आया जाता है। इनके सामने मशीन गन थी। एग्रेस के सामने मतलब उसकी पूरी दुनिया आ गई थी कि बस उसके आंख से आंसू गिर रहे थे क्योंकि धड़ 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 करके लोग मरते जा रहे थे। और तभी यहाँ पे एक लड़की आई और उसने कैप्टन को रोकने के लिए कहा और एग्रेस एक आखिरी आदमी बचा था जिसे शायद गोली लगने वाली थी, लेकिन यहाँ पे गोलियां रुक जाती है। अब ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमोजिन के कारण ही हुआ होगा क्योंकि इमोजिन ने एग्रेस के बारे में कुछ तो बताया और उसके बाद में एग्रेस को एक नई जिंदगी मिल गई। जिसके बाद में सीनिया बर्ग के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी जहाँ पे सिर्फ बर्ग के लोग ही नहीं थे बल्कि आसपास के देशों से भी लोग आए थे जो कि बर्ग से मदद
मदद मांगने के लिए आए थे। बड़े से बड़ा चांसलर, बड़ा से बड़ा एम्बेसडर वगैरह सारे लोग थे। इन सब की आपस में मीटिंग हो ही रही थी, बातचीत वगैरह चली रही थी कि तभी हम यहाँ पे रेनियंस को भी देखते हैं जो कि आगे एक एम्बेसडर को पहले से ही जानता था। तभी आपस में बातचीत करते हैं और रेनियंस इससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो यह आदमी क्लियर करता है कि उसे बस अपने देश को बचाने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए। रेनियंस उसे समझाता भी है कि तुम कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में फंस ना जाओ कि हथियार लेने के चक्कर में तुम किसी दूसरे देश से कोई प्रॉब्लम मोल ना ले लो। लेकिन ये जो एम्बेसडर था वो कहता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लोगों के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी अभी खुद की सेना इतनी तैयार नहीं है कि वो किसी और देश से लड़ ले। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चांसलर है यानी कि जोना जो अब चांसलर बन चुका है, सोफी उसके पास में आती है और अब वो यहाँ पे अपना ज्ञान देने लगती है कि दो देश हैं जो कि आपस के अंदर लड़ना चाहते हैं और दोनों ही देश यहाँ पे मैन पावर लेने के लिए आए हैं बर्ग के अंदर। एक को चाहिए मैन पावर और एक को चाहिए हथियार। अगर ये दोनों ही एक दूसरे को चीजें दे देते हैं तो जो बर्ग है हालांकि उसके पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक वही देश बचेगा जिसके पास में हर तरीके की चीजें अवेलेबल होंगी। दो लोग लड़ भिड़ के मर जाएंगे और ये उनमें से उबर के बाहर आएंगे जो कि आने वाले समय के शायद किंग वगैरह बन जाए या फिर कह सकते हैं कि एक पूरी के पूरे बहुत बड़ी जगह को आपस में मिलकर संभाले। को पहले भी पता था कि जोना इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन सोफी जिस तरीके से उसे समझाती थी, बताती थी, तो कहीं ना कहीं अब जोना भी इन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड हो गया था और वो भी एक चीज को लेके फाइनल कर चुका था कि जो उसका बाप नहीं कर पाया, यानी कि जो चांसलर आगे जाके बड़े बड़े देशों को एक नहीं कर पाया, वो अब खुद करके दिखाएगा। जोना को एकदम श्योरिटी थी कि वो कभी भी इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ओरिजिनल बेटा है ही नहीं, वो तो बेटा ही किसी और का है, सोफी के बाप का बेटा है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन सोफी कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत समझो, तुम चांसलर के पास ही बड़े हुए हो, अभी जब तक लोगों को यही पता है कि तुम चांसलर हो तो आखिर इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाते हो, तुम बस मेरे साथ रहो और तुम हर चीज हासिल कर पाओगे। जिसके बाद में सीन या फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फाइलों ने एक फाइट जीती थी और यहाँ की एक बहुत बड़े पक्ष से किसी चीज की डील करी थी, तो पता चलता है कि ये डील थी एक बड़े से भेड़िए को लेकर आने की और साथ ही में एक जगह, एक कमरे की। तो यहाँ पे जब उस पर्दे को हटाया जाता है तो वहाँ पे एक भेड़िया मिलता है। अब गाइस मैं बता देती हूँ कि ये भेड़िया और कोई नहीं बल्कि फाइलों का बेस्ट फ्रेंड डेरियस था। अब जैसा कि वो भी एक हाफ ब्लडी है तो उसे इंसानों के बीच में नहीं रखा गया बल्कि उसे भी इन पक्ष के बीच में भेज दिया गया था। कैसे तैसे करके फाइलों उसे रेस्क्यू करवा देता है। जिसके बाद में सीन यहाँ विनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि कैन के साथ में बैठ के प्लानिंग वगैरह कर रही थी कि आखिर अब इन्हें आगे जाके क्या करना है। और तभी विनेट के पास में एक दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से वो अपने इन लोगों को, अपने इन क्रिच वासियों को आजाद करवा सकते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे सोफी को देखते हैं। हमें हमेशा से पता था कि सोफी जो है उसके मन के अंदर इन पक्स, इन क्रिच को लेके बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बस वो इन पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर सारी चीजों के अंदर फंसी हुई है और उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ी लंबी प्लानिंग है जिसको वो एग्जीक्यूट करने वाली है। इस वक्त वो खुद की मेड के पास में पहुंच जाती है। उसकी मेड कार्निवल रो में नहीं रहती है बल्कि इस बड़े से मेंशन के अंदर रहती है, एक छुपे हुए कमरे के अंदर। सोफी जब भी जाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाना वगैरह लेकर आती है और साथ ही में उसके भाई को ढूंढने के लिए भी कहती है कि जल्द ही तुम्हारे भाई के बारे में पता लगा लिया जाएगा। उससे इस मेड का अलग ही रिलेशन दिखाया गया है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। अब किस तरीके का रिलेशन है वो तो बाद में रिवील होगा। खैर यहाँ पे ये जो मेड थी वो सोफी के बाल वगैरह बना देती है क्योंकि सोफी उसे बताती है कि कैसे आगे जाने वाले टाइम के अंदर मीटिंग होने वाली है, बड़े बड़े लोग बैठने वाले हैं और सोफी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है जो कि इन सारी चीजों को हैंडल करने वाली है। जिसके बाद में सीनियर वापस से फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेरियस था जो कि पहले एक भेड़िया बना हुआ था वो इंसान फॉर्म में आ जाता है और फाइलों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि भाई तूने तो मेरी हालत खराब कर दी थी, मैं कैसे कैसे लोगों के बीच में था, मैं ऑलमोस्ट नर्क देख के आया हूँ। लेकिन फाइलों ने भी अपनी बहुत मेहनत से, बहुत कोशिशों के बाद में डेरियस को यहाँ पे ला पाया, इस जगह को खरीदा और कहा कि तुम अभी यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन तब भी जो डेरियस था भड़का हुआ ही था क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। फाइलो जैसे उसे कुछ खाने के लिए देता है तो वो सीधा लेके बस बहुत जबरदस्ती से खाने लग जाता है और सारी चीजों को सुनता समझता रहता है। और अब तो फाइलो से आगे के बारे में भी बता देता है कि कैसे वो एक बड़ी से सभा के बीच में जाने वाला है, मीटिंग जहाँ पे बड़े बड़े चांसलर, बड़े बड़े एम्बेसडर आने वाले हैं और वो कुछ तो करने वाला है जिससे कि ये सारे के सारे क्रिच जो की है जो आजाद हो जाएं, क्योंकि अब आखिर वो यहाँ पे कितने टाइम तक रहेंगे। तो डेरियस पहले गुस्सा था लेकिन उसके बाद में शांत हो जाता है और फाइलो की बात को सुनने और समझने लग जाता है और साथ ही में ये भी कहता है कि भाई तू कुछ भी करना बस मरना मत। जिसके बाद में सीन यहाँ सोफी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो उसकी पार्टी थी तो उसकी पार्टी के जितने भी लोग थे प्लस यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स थे वो उन लोगों के पास में एक डील रखती है। अब यहाँ पे वो ये डील रखती है कि जितने भी मेरा परसेंट था, मेरे बाप का परसेंट था, उन सबको आप बढ़ा दीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि भाई पहले ही मार्केट बहुत बुरा चल रहा है, यहाँ पे इंसानों को काम करना पड़ रहा है, पहले तो क्रिच के लोग थे, पक्स थे, तो ये सब काम कर दिया करते थे, एकदम जो लेबर वाली जो कॉस्ट होती थी उस पे काम कर दिया करते थे, लेकिन अब तो इंसानों को काम करना पड़ रहा है, हम लोगों को पहले इतना घाटा हो रहा है और ऊपर से तुम कह रही हो कि अपने परसेंटेज को बढ़ा दे, इसके पीछे का हमारा क्या फायदा। तब यहाँ पे सोफी उनको ज्ञान देने लगती है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। पर्सनल राय दे रही हूँ आप लोगों को कि उन लोगों की जंग के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और जब सब कुछ होगा ही नहीं, इंसान ही नहीं होगा, तो हम लोगों को चाहकर भी पक्स को रिलीज करना पड़ेगा। उस वक्त जब आपकी कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो सोचिए लोग सिर्फ आपकी ही चीजें खरीदेंगे, बाहर तक, देश तक आपकी चीजें जाएंगी। अगर आप आज भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो भी ठीक है, बाद में भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन होने वाला तो यही है। अब इन सारे इन्वेस्टर्स को समझ में आ
जाता है कि सोफी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाली है, तो बिना कुछ सोफी से ज्यादा बकवास करे वो लोग सीधा पेपर्स के ऊपर साइन कर देते हैं और उसके जो रेशो था परसेंटेज का, जितना भी उसको पैसे मिलने वाले थे वो सब बढ़ जाता है। जिसके बाद में सीन विनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब विनेट यहाँ पे कैन के साथ में आती है ऊना को देखने के लिए। ऊना की हालत हद से ज्यादा खराब थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत थी कि वो बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहेगी। अब वो कैन के साथ में मिलकर प्लानिंग बना चुकी थी और ऊना को भी कहती है कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि ऊना बस खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ मूवमेंट इसके पास में ऐसे बचे हैं जिससे कि वो सारे के सारे पक्ष को, फेरीज को आजाद करवा पाए। बल्कि ऊना तो इस चीज के लिए खुश थी कि वो मरते मरते इन लोगों की कोई मदद करके चली जाएगी। जिसके बाद में सीन यहाँ टोआमलिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। टोआमलिन को वापस से वही बुरे से सपने आने लगते हैं और इस बार वो भविष्यवाणी देखती देखती सीधा ऐसी जगह देखती है जहाँ पे वो लोगों को मार रही है और यहाँ पे वो विनेट को भी देखती है, बाकी लोगों को भी देखती है। और जब वो खुद की आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो मीमा वाली शॉप के अंदर बैठी है और अब वापस से एक बिल्ली को मार चुकी है। क्योंकि हर बार जब भी वो भविष्यवाणी देखती थी, जब भी फ्यूचर देखती थी, तो एक ना एक की बलि तो चढ़ती थी। जैसे कि हमने पहले मीमा को देखा था, तो इस बार भी वो यही कर रही है, एक बिल्ली को मार दिया था। तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा टोआमलिन डर गई थी और भाग के वहां से फुल स्पीड से भागने लगती पागलों के जैसे। जिसके बाद में सीन यहाँ इमोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब इमोजन को उस घर से निकाल के एक दूसरी जगह पे लेकर आया जाता है, जो वापस से एक और बड़ा सा घर था और उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। हम देखते हैं कि इमोजन जैसे अंदर जाती है तो वहाँ पे पहले से एग्रेस बैठा था और हद से ज्यादा डरा हुआ था, दूज रहा था, कांप रहा था। और तभी इमोजन आ जाती है, दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। फाइनली इतनी देर बाद में जब इतनी सारी चीजें हो गई थी, बुरी तरीके से डरे हुए थे, आखिरकार एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बताने लगते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है। इमोजन बताती है कि कैसे उसे एक घर में ले गए थे, वहाँ पे एक लेडी थी जिसका एक फोन था, उसे काम करने के लिए कह रही थी, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी। तब उसने एग्रेस के बारे में बताया और तब चीजें एकदम से बदल गई। तब यहाँ पे एग्रेस कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, एक ऐसी लेडी जिसका एक सींग टूटा हुआ है। तो यहाँ पे इमोजन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और एग्रेस उसे लेके जाता है और एक फोटो के सामने ले जाके खड़ा कर देता है और कहता है कि क्या तुम लियोनारा के बारे में बात कर रही हो। तो इमोजन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। अब एग्रेस उसे कैसे जानता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, जिसके बाद में सीन यहाँ टोआमलिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक दूसरी मीमा के पास में आई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, पागलों जैसी बातें करने लगी थी। तो उसे लगा था कि शायद ये मीमा ही उसकी बात समझ पाएगी। तो मीमा कहती है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं है जो तुम कर रही हो, अगर तुम ऐसा उल्टा सीधा फील कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। टोआमलिन को लगता है कि वो शायद गलत चीजें फील कर रही है और उसे ये नहीं करना चाहिए और उसे ऐसे चले जाना चाहिए। तो मीमा कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हें छू के पता लगा लूंगी कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। अब जैसे ही ये मीमा टोआमलिन को छूती है तो एकदम से सारी चीजें बदल जाती है। यहाँ पे वो पुरानी वाली जो मीमा थी जिसका नाम सफीना था, वो उसके सामने आ जाती है और सारी चीजें एकदम से चलने लग जाती है कि कैसे उसने टोआमलिन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब टोआमलिन तो वापस से अपनी नॉर्मल बॉडी में आती है और ये मीमा कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज्यादा काली शक्तियां आई हैं। तुम ये बताओ कि जब सफीना मरी थी तो वो क्या तुम्हारे आसपास थी, क्योंकि तुम्हारे पास में काली शक्तियां दिखाई दे रही है। एक तरीके से वो शक्तियां कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, जिस तरीके का वो ब्लैक मैजिक करती है वो एक तरीके का कर्स है। और टोआमलिन के अंदर जब वो स्पिरिट घुसी थी एक हवा के जरिए, तो वही मंत्र बार बार में बुलवाए गए थे। इसका मतलब था कि टोआमलिन ना चाहते हुए भी अपने आप को उन शक्तियों के लिए, उन सारी कर्स पावर के लिए एक्सेप्ट करवा चुकी थी। तब टोआमलिन कहती है कि हाँ, उनकी डेथ मेरे सामने हुई थी और आखिरी वक्त पे उन्हें मैंने ही देखा था। तो इसका मतलब साफ है कि जो मीमा मारी थी उसकी जितनी भी गजब वाली पावर्स थी फ्यूचर वगैरह देखने की, वो सारी की सारी पावर्स टोआमलिन के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। तो टोआमलिन अब कुछ भी फ्यूचर देख सकती है। जिसके बाद में सीन यहाँ ब्लैक रिबन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक विनियट का ही आइडिया था, बहुत बड़ा आइडिया था, जिससे ये सारी की सारी जो फेरीज थी, पक्स थी, क्रिच थी, एग्जीक्यूट करने वाली थी। लेकिन विनियट को साथ में नहीं लेके जाया जाता है। जो इनकी लीडर थी डालिया, वो कहीं ना कहीं विनियट को पसंद भी नहीं करती थी और कहती थी कि मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। विनियट कहती है कि प्लीज मुझे ले चलो, कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। लेकिन डालिया कहती है कि तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा मैं ही कर। असल के अंदर प्रोग्राम ये था कि जो बहुत बड़ा डिनर वगैरह होने वाला था, जहाँ पे काफी सारे लोग आने वाले थे, उन सब लोगों के सामने ही ये जितनी भी फेरीज है प्रेजेंट हो जाएगी और क्रिच के लोग बाकी सारे लोगों को अपनी कंडीशन दिखाएंगे कि वो कितनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। इन लोगों को कैद कर लिया गया है, ये लोग ना चल पा रहे हैं, ना फिर पा रहे हैं, ना इनके पास खाने के लिए चीजें हैं और ये लोग ऐश कर रहे हैं, यानी कि जो इंसान है वो ऐश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इन्हें एग्जीक्यूट करनी थी। तो यहाँ पे विनियट बड़ी परेशान हो रही थी और कहती है कि मैं क्या तुम लोगों के साथ चलूं। तो कैन मना कर देता है कि नहीं, अगर डालिया ने मना कर दिया है तो तुम यहीं पे ही रुको। जिसके बाद में सीन यहाँ फाइलों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब फाइलों की पूरी मदद रनियंस कर रहा था, उसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ ले जाया जाता है। और यहाँ पे रनियंस कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी किसी ना किसी को पता चली जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी मदद करके मरूं। ओवरऑल वो फाइलों को उस पार्टी के अंदर ले आता है। दूसरी तरफ विनियट भी यहाँ पे बस परेशान हो रही थी, क्योंकि ना तो उसे उसके ब्लैक रिबन वाले अपने साथ लेके गए हैं, ऊपर से जो फाइलो है वो भी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। जिसके बाद में सीनिया सीधा पार्टी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सारे बड़े से बड़ा इंसान यहाँ पे पहुंचा हुआ था और फाइलो भी ऑलमोस्ट इंसान जैसा ही दिखता था, तो वो भी इस पार्टी के अंदर पहुंच जाता है, छुपके से ऊपर की तरफ चला जाता है। रनियंस भी ये सारी चीजें देख ही रहा था। रनियंस ने जब ऊपर की तरफ देखा तो किसी और इंसान ने भी उसे देख ही लिया था। अब यहाँ पे हम इमोजन के भाई एजरा को भी देखते हैं और एजरा से हर कोई यही पूछा था कि क्या तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में पता चला। हालांकि एजरा को पता था कि इमोजन एग्रेस के साथ में भागी है, लेकिन एजरा ने यहाँ पे इस तरीके का झूठा इल्जाम
लगाया था कि इमोजिन को किडनैप कर लिया गया है। तो सारे लोग बस एजरा को सिंपथाइज कर रहे थे। तभी यहाँ पे ऑलमोस्ट मीटिंग वगैरह शुरू होने वाली थी, बड़े बड़े से लोग आके बैठ गए थे डिनर के लिए और यहाँ पे फाइलो भी रेडी था सारी की सारी चीजें रिवील करने के लिए कि जो जॉना है, जो चांसलर है, वो ओरिजिनल बेटा नहीं है बल्कि असली बेटा ये है। लेकिन तभी यहाँ पे बिल्कुल खेल बदल जाता है और सारी के सारे पक्ष जो क्रिज है वो नीचे उतर जाते हैं दरवाजे वगैरह को तोड़कर और उसके बाद में सारे लोगों के सामने बताते हैं कि देखो हमारा हाल कितना ज्यादा बुरा है, हम लोग कितने ज्यादा फंसे हुए हैं। तभी यहाँ पे रनियंस ऊपर से फाइलो को कहता है कि ये सही समय नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाओ और भाग जाओ यहाँ से। तो फाइलो यहाँ से सही समय देख के भाग जाता है। तब यहाँ पे पता चलता है कि इस पूरी मीटिंग के अंदर जो क्रिज है उनका मेन मोटिव यही था कि ऊना है, ऊना की जो हालत थी वो बाकी लोगों को दिखाई जाए, मेन जो चांसलर है यानी कि जॉना है उसको दिखाई जाए कि देखो तुमने हमारे साथ में क्या किया, हम लोगों को बंदी बना के रख दिया, हम सब लोग मर जाएंगे, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, हमने तुम्हारे इतने काम किए हैं, तुम्हारा हर एक वक्त तुम्हारा साथ दिया है और तुमने हमारे साथ में ऐसा किया, हमें इस तरीके से हालत में छोड़ दिया, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ऊना अब लोगों के पास आगे जाने लगती है। तब तक तो एक ऑफिसर आता है जो कि उसे शूट करके वहीं पे जान से मार देता है। तो जिसके बाद तो ये बेचारे अब क्या ही कर सकते थे, इन्हें बस एक चीज दिखानी थी ताकि चांसलर ये चीज देख ले कि बेचारे क्रिज कितनी बुरी हालत में है, जो कि ये पूरा कर पाते हैं। ये मरने ही वाली थी तो आखिरकार वो वहीं पे मर जाती है और चांसलर और बाकी सारे लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होने लग जाती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइलो ने अपना प्लान जो ड्रॉप कर दिया था तो वो विनेट के पास में वापस आ जाता है, विनेट से मिलता है। विनेट बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी कि यार अगर कुछ भी हो गया फाइलो के साथ में तो वो अब अकेली कैसे रहेगी। तो फाइलो कहता है कि तुम्हें जब पहले से सब कुछ पता था कि वहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी के अंदर तुम सारे क्रिज जाने वाले हो तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे विनेट कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं बताना जरूरी नहीं समझती थी, तुम भी जब तुम्हारी मर्जी से चीजें करते हो तो मैं आखिर तुम्हें क्यों कुछ चीजें बताऊं। जिसके बाद में ये दोनों फाइनली अपने टाइम वगैरह स्पेंड करके सो जाते हैं और तभी रात के अंदर विनेट का दरवाजा खटखटाने के लिए कैन आता है और कहता है कि तुम्हें चल के देखना चाहिए। जब ये लोग बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो इनकी सबसे बड़ी सीनियर थी डालिया, ब्लैक रिबन की सबसे बड़ी मेंबर, इंसानों ने उसका गला भी काट दिया है, उसे जान से मार दिया है इस चक्कर के अंदर क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बुरा काम किया था, बागी वाला काम किया था। तो उनके गले भी काट के टांग दिए जाते हैं कार्निवल रो पे। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।